जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे या एसएससी के सभी परीक्षाओं में दोस्तों आपका विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं। और विज्ञान का दोस्तों इसमें हम फिजिक्स का आपको मैराथन क्लास इस वीडियो में बताएंगे। और ये जो मैराथन क्लास होगा दोस्तों, आपका शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि फिजिक्स में, भौतिकी में आपका शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं दोस्तों, और उन सभी टॉपिक से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और आपको सभी के बारे में जानकारी, सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जाएगी दोस्तों। और आपको एक बात बता दें कि जो सीडीपीओ का स्पेशल अभी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा दोस्तों। तो आप ज़रूर, जो सीडीपीओ के छात्र हैं या विद्यार्थी हैं, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। आपके लिए तो ये रामबाण का समान होगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत हमारी है, लेकिन कि नौकरी जो होगी वह तुम्हारी होगी दोस्तों। तो ये जो साइंस का मैराथन क्लास है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, सीडीपीओ के अलावे और भी जितने एग्ज़ाम हैं, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या जेपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है किसी भी एग्ज़ाम में, जितने भी हम बताएं, ये सभी एग्ज़ाम में आपका साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। तो ये आपका जो मैराथन क्लास है, ये फ़िज़िक्स का मैराथन क्लास है दोस्तों। इसके पहले हम आपको बायोलॉजी का मैराथन क्लास 2 वीडियो में आपका संपूर्ण बायोलॉजी जो है ख़त्म कर दिया है दोस्तों। आप वहाँ से देख सकते हैं, 400 क्वेश्चन लगभग आपको हम कराए हैं 2 क्लास में। तो आप उस मैराथन क्लास को ज़रूर बायोलॉजी का देख लीजिए दोस्तों, तो आपका उससे भी, जीव विज्ञान से एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं छूटेगा। और ये फिज़िक्स का जो है मैराथन क्लास है दोस्तों, तो आपका फिज़िक्स भी हम कवर कर देंगे। और इसी तरह से आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो दिया जाएगा, यानी कि केमिस्ट्री भी इस चैनल के माध्यम से फुल साइंस आपका, जो आप कहीं से भी अगर कोर्स परचेस करते दोस्तों, तो आपको जैसा कंटेंट मिलता वैसा कंटेंट आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में दे रहे हैं दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को एक बार देखने से इतने क्वेश्चन एक बार में याद नहीं रहेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को 2 बार करके देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ज़रूर याद हो जाएगा। क्वेश्चन आप पकड़ने के लिए सीख जाइएगा दोस्तों। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज किसी का भी लगाइए, तो आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा दोस्तों साइंस में। तो चलिए दोस्तों, आज का हम प्रश्न देखते हैं। और इसके पहले बता दें कि जो भी दोस्त नए इस चैनल में देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका झारखंड में आगामी जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, उससे रिलेटिव आपको यहाँ पे जीके जीएस का वीडियो दिया जाएगा दोस्तों। जीके जीएस का आपको वीडियो दिया जाएगा। प्लस इसमें बता दें कि आपका लैंग्वेज पेपर में खौरठा और हिंदी का भी तैयारी कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। और झारखंड जीके का तो आपका टेस्ट सीरीज चल ही रहा है, वीडियो बाय वीडियो आपको क्लासेस दिया जा रहा है दोस्तों। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से मदद मिलेगा। और जो दोस्तों को अच्छा लगता है वीडियो देखने में, वह ज़रूर एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका शेयर ही मेरा मोटिवेशन से है दोस्तों। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो है पहला प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपना पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में। और आपको बता दें दोस्तों कि ये तो मैराथन क्लास है, इसमें हम ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर जो है आपको डायरेक्ट हम बता देंगे, ठीक है। क्योंकि मैराथन क्लास रहता है दोस्तों, तो मैराथन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है दोस्तों, क्योंकि लगातार जितने समय का वीडियो बनेगा उतने समय तक बोलना, प्लस इस पे काम करना और उतना समय तक डेडिकेटेड से वीडियो बनाना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों की जो है मेरी मेहनत और आप लोगों का नौकरी, आप लोग नौकरी ले लीजिएगा तो हमें खुशी होगी दोस्तों। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वह है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आपका आंसर हो जाएगा जूल, ठीक है दोस्तों। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष
इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर का मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर का मात्रक जो होता है वह विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। इसमें से आपका समय का मात्रक कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ये प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है, बल्कि ये दूरी का मात्रक है। अधिवर्ष, चंद्रवर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो अधिवर्ष और चंद्रवर्ष जो है ये आपका समय का मात्रक है, लेकिन कि ये तो दूरी का आपका मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारसेक इकाई है दूरी का, समय का या प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल की। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूरी का। पारसेक जो इकाई है वह दूरी का मात्रक होता है, पारसेक। ठीक है, प्रकाश वर्ष ये सब सारा दूरी का इकाई या मात्रक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ये जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, ये गलत है दोस्तों। बाद बाकी आपका डेसिमल जो है वह ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सही है। समुद्र मील दूरी की इकाई और अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, यानी कि सेल्सियस जो है वो ऊष्मा को प्रेजेंट करता है दोस्तों, ना कि उसका इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर आपका ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और आपका एक प्रश्न तो मात्रक वाला से पूछा ही जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो इसलिए आप इसको मिस मत कीजिए। ये मैराथन क्लास है, आप ज़रूर से इसको फ़ायदा लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा दोस्तों कि हम कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है दोस्तों। तो पास्कल। पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। कैंडिला मात्रक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ज्योति तीव्रता का। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे फंसाया है ऑप्शन में दोस्तों, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब। तो क्या हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों बल और दाब का जो है वो विमीय सूत्र नहीं होता है। अदिश राशि है। अदिश राशि जो है इनमें से कौन सा अदिश राशि है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है, और बल, आघूर्ण और संवेग जो है ये सदिश राशि हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सदिश राशि हैं। सदिश राशि इसमें से कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग जो है वो सदिश राशि होता है, बाद बाकी आपका इसमें सदिश राशि नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो उसका द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का होता है। शून्य रूप से जब वस्तु को नीचे गिराया जाता है तो वह क्या होता है समान वेग होता है दोस्तों, उसका वेग जो है वह समान होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति को और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना हो, तो यह क्या कहलाता है दोस्तों। ये किसका एक्चुअली में ये किसका नियम है। तो ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम है दोस्तों, कि जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल कार्य ना करे तब तक उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये न्यूटन का पहला गति नियम है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि रॉकेट खाली जगह के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो कार्य करता है दोस्तों वह समवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अश्व यदि एक का एक चलना प्रारंभ कर देता तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व, विश्राम जड़त्व के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है क्योंकि, अब वो पीछे क्यों खींचकर पकड़ता है, ये न्यूटन का तीसरा गति नियम था दोस्तों। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। मतलब जब आप हाथ को पीछे खींचेंगे तो बॉल जो गति से आ रहा है वो अपना विश्राम गति में, यानी कि उसका जो वेग होगा वो शून्य स्थिति में आएगा दोस्तों, इसलिए ऐसा होता है। बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल जो है इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण जो है, ये बल का गुणनफल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शरीर का वजन खाली जगह या शरीर का वजन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन होता है जब आप ध्रुव पर जाएंगे तो आपके शरीर का वजन ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि 1/6 भाग जो है वो चंद्रमा पर होता है। ठीक है, चंद्रमा पर जो भाग मतलब भार होता है दोस्तों पृथ्वी की तुलना में वह 1/6 होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक यांत्रिक यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि क्यों लगा सकता है ऊंची छलांग दोस्तों? तो इसका हो जाएगा कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी तल की तुलना में अल्पित कम होता है। चंद्र तल पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में वहाँ पे कम होता है, इसलिए ऐसा संभव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का जो है आपका वजन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का गुणनफल क्या होता है? तो टॉर्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जब जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस किया जाता है? यानी कि 9 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर किया जाएगा पानी का, तो उसमें क्या होगा? तो पहले जो है आयतन घटेगा दोस्तों और फिर उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि मतलब 7 डिग्री तक जो है वो आयतन पहले घटेगा दोस्तों, और 7 डिग्री से जब नीचे जाएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। फिर जब वह 0 डिग्री पे आएगा तो फिर उसका आयतन सामान्य होगा। ठीक है, ये है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा। यानी कि एक बीकर में पानी है दोस्तों और वो पूरा पानी बीकर में पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो उतना ही रहेगा। जब पिघल जाएगा तो वह उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों होता है ऐसा? बोतल क्यों टूट जाता है दोस्तों? तो पानी जमने से क्या होता है? वो फैलता है, यानी कि उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है वह कम होता है, क्योंकि वह बर्फ़ जो है चिकनापन होता है दोस्तों, इसलिए उसमें घर्षण नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग फिसल के गिर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है, तब जहाज खाली जगह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा ऊपर उठ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता है? पारा में जो है लोहे का कील तैरता है दोस्तों, लेकिन कि पानी में यह डूब जाता है। तो इस तरह की घटना क्यों होती है? तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से जो है कम है। लोहे का जो घनत्व है दोस्तों वह पानी से अधिक है, लेकिन कि पारा से जो है वह कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व जो है वह अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे। सॉरी दोस्तों, अभी नेक्स्ट प्रश्न में जो हम 7 डिग्री सेल्सियस आपको बताए कि 7 डिग्री तक टेम्परेचर घटेगा, और वो तो 7 डिग्री नहीं, वो 4 डिग्री होगा दोस्तों। ठीक है, आपको गलती से 7 डिग्री बता दिए हम, उसमें जो है 4 डिग्री होगा दोस्तों। 4 डिग्री तक क्या होगा कि सेल्सियस पहले घटेगा, फिर 4 डिग्री से 0 डिग्री तक सेल्सियस बढ़ेगा, और फिर जो है उसका बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये है 4 डिग्री दोस्तों, 7 डिग्री नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वस्तु की मात्रा अगर बदल देंगे फिर भी वह अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व जो है उसका अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/10 भाग। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है और फिर क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज़ आपको हम बता दिए दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये सारी घटनाएं 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो वायु दाब के कमी के कारण इस तरह की घटना होती है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री से नीचे और तापमान पर क्यों उबलता है? बोलता है कि ऊंचाई स्थान पर 100 डिग्री से नीचे तापमान जो है पानी उबलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो क्योंकि वायुमंडल ये दाब वहाँ पे जो होता है वह कम होता है, इसलिए इस तरह की घटना होती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन के अंदर जो बुलबुले होते हैं, साबुन बुलबुले जो उसके अंदर में कौन सा दाब होता है दोस्तों, यही पूछ रहा है आपसे। तो उसमें वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, वो साबुन का बुलबुला अधिक होता है, इसलिए उस तरह के बुलबुले उसमें आते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, जब वायु दाब के रीडिंग में अचानक से गिरावट आती है तो मौसम में क्या संकेत मिलता है? तो मौसम में संकेत मिलता है दोस्तों तूफान का। जब गिरावट हो जाए तो तूफान का इसमें संकेत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, जब उसका दाब अधिक हो जाता है तो उसका अधिक तापमान होने के कारण पानी जो है उबलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु दाब ऊपर जाने से क्या होता है, घट जाता है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन भरा गुब्बारा जो है फूट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? सूरज में जो ऊर्जा का कारण है दोस्तों वो क्या है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य आपको ऊर्जा देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी वाला घड़ी में जो है दोस्तों कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में
पाया जाता है? इस तरह का पदार्थ में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसमें से आपको किसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं है दोस्तों, वो बताना है। तो खींचा हुआ धनुष जो है वह गतिज ऊर्जा नहीं है, बल्कि वो स्थितिज ऊर्जा है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों चौगुनी हो जाएगी। ठीक है। अगर गति दोगुनी होती है तो उसका जो है गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का ये सिद्धांत है या नियम है। ठीक है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? जब साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है दोस्तों? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से अपना बचने के लिए जो है वो केंद्र की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका जो है भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी भी व्यक्ति को जब लिफ्ट में बैठा रहता है तो उसका अपना भार जो है कब अधिक मालूम पड़ता है दोस्तों? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो उस व्यक्ति का भार जो है अधिक प्रतीत होता है, और जब नीचे आता है तो उसका भार जो है शून्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तव भार से कम होता है जब लिफ्ट रही हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा त्वरण के साथ वह नीचे आ रहा हो तो इस तरह की घटना होगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको हम बता चुके दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है। लोलक की कला अवधि है, उसका लोलक का टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई के ऊपर जो है लोलक का काल अवधि निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जितनी लंबी होगी उतनी उसका लोलक क्या होगा दोस्तों? वह घट जाएगा, और जितना छोटा होगा उतना उसका लोलक बढ़ जाएगा समय अवधि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसकी इकाई के दोलन हुआ समय जो है वह बढ़ जाता है, इसलिए इस तरह की घटना होती है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। तो उसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? तो उसका आवर्तकाल 2% होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पारस्व विकृति का अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पवासी अनुपात। क्या बोलते हैं? पवासी अनुपात। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा का जो बूंद होता है वह गोलाकार होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कि सतही तनाव के कारण। ऐसा जो होता है वह सतह के तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल खाली जगह के कारण ऊपर उठता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केशिका क्रिया के द्वारा जो है वो लैल्टेन या दीपक में जो तेल जलता है और तेल में बत्ती में ऊपर जाता है, तो ये केशिका क्रिया द्वारा होता है। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता जो है उसकी इकाई क्या है दोस्तों? तो
प्वाइज, प्वाइज जो है वो श्यानता का इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। ठीक है, उत्प्लवकता का जो सिद्धांत दिया था वह आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ग्रीस से। ठीक है, ये ग्रीस से संबंधित है और इसका जो है ग्रीस घर था इसलिए। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति जो होती है वह अनुदैर्घ्य होता है दोस्तों। ध्वनि तरंग का प्रवृत्ति कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अश्रव्य जिसे हम सुन नहीं सकते दोस्तों, उस तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगें की आवृत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है वह पराश्रव्य ध्वनि है। इस ध्वनि को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें हैं, ध्वनि तरंगें जो है वह क्या होता है दोस्तों? तो ध्वनि तरंगें लंबवत होती है। ठीक है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल जो है वह क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड जो है वही रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की जो चाल है वह अधिकतम किस में होती है? तो इस्पात में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 100 डेसिमल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल जो है ये 100 डेसिमल से अधिक की ध्वनि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि यदि सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल ध्वनि की गुणता के कारण। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा केवल ध्वनि की गुणता के कारण ऐसा हम लोग बता सकते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है एक दूसरे व्यक्ति का बात वहाँ पे नहीं सुन सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेसिमल इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिमल इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वह ध्वनि की तीव्रता के लिए आपका डेसिमल ध्वनि इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, सोनार जो है अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। किस चीज़ में प्रयोग में लाता है दोस्तों? तो नाव संचालकों द्वारा, यानी कि नाव जो संचालक करता है उसके द्वारा जो है सोनार का प्रयोग समुद्र में पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। ठीक है, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्ण बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर का प्रभाव के कारण दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि केल्विन मान से शरीर का तापमान सामान्य ताप होता है, शरीर का सामान्य ताप केल्विन में क्या होता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन ये 37 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों।
कितना तापमान होने पर पाठ्य सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों -40 डिग्री जो है, ये दोनों का तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक होगा। न्यूनतम संभवतः ताप है, न्यूनतम संभवतः कौन सा ताप है दोस्तों? तो -273 डिग्री जो है ये न्यूनतम संभवतः ताप है, इससे ज़्यादा ताप नीचे नहीं जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो किसी मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो है आपका क्या होता है दोस्तों? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही होता है मनुष्य का तापमान। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री इसमें सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों, यहाँ फ़ारेनहाइट भी रहेगा, तो आप ध्यान से टिक कीजिएगा दोस्तों, और नहीं तो फिर आप जानते हुए भी इस तरह का प्रश्न आप गलत आंसर करके आएंगे, ठीक है। आपको पहले जो है सवाल को पढ़ना है दोस्तों, और फिर ऑप्शन को पढ़ना है, ये कि नहीं आँख इधर से उधर दौड़ाए हमको 37 मिल रहा है हम तुरंत टिक मार दिए, ये नहीं करना है। आपको थोड़ी सी ऑप्शन भी पढ़ना है दोस्तों। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है, इसलिए वह जल्दी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन, ठीक है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की ऊष्मा जो है बाहर जाने से कपड़ा जो है वह रोकता है, इसलिए हमें शीतकाल में कपड़े गर्म रखता है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करता है, ठीक है, ताप को जो है कम अवशोषित करता है, इसलिए वो हमें थोड़ा सा राहत देता है गर्मी से। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग जो है दोस्तों ये कहाँ होता है? तो यांत्रिक यात्री चुंबकीय प्रोत्स्थापन और दूरीमिति में करते हैं, ठीक है। न्यून तापमानों का प्रयोग यांत्रिक यात्री लोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है तो ओस नहीं बनता है, तो वाष्पीकरण का दर जो है वह तेज़ हो जाता है। जब हवा चलती है तो वाष्पीकरण का दर जो है वह तेज़ होने के कारण ओस नहीं बनता है दोस्तों। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि ठोस कपूर डायरेक्ट वाष्प बन जाता है दोस्तों, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ठीक है, पसीना के कारण जो है आर्द्रता के कारण आपका वाष्पित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके ऊष्मा में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 100 डिग्री से कम टेम्परेचर में पानी जो है पहाड़ों पर उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे दाब जो है घट जाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्यों होता है ऐसा दोस्तों? तो ऐसा आपका इसलिए होता है क्योंकि भाप में जो होता है वह गुप्त ऊष्मा होता है, ठीक है,
इसलिए भाप हमें हमारे हाथ को ज़्यादा जलाता है और उबलता हुआ पानी कम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्म गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश तरंग जो है वह किस प्रकार का तरंग है दोस्तों? तो वह अनुप्रास तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश किरण की विकृति क्या होती है दोस्तों? तो तरंग एवं कणों दोनों के समान होता है। विकिरण जो है प्रकाश का विकिरण, इसकी प्रवृत्ति जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति खाली जगह होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति इसमें से क्या है दोस्तों? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, क्या होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य, ठीक है, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। यहाँ पे सूरज है दोस्तों और ये पृथ्वी है, इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा, ये सूरज है और ये पृथ्वी है दोस्तों और ये चंद्रमा है, तो ये दोनों के बीच जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इस तरह से आप ड्राइंग से समझ लीजिएगा इसको और याद रखिएगा दोस्तों, नहीं तो कंफ्यूज आप कर जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण जो है, जब भी घटित चंद्र ग्रहण होगा दोस्तों तो वह पूर्णिमा की रात को होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो वह पूर्णिमा की रात को होगा, क्योंकि पूर्णिमा में जो है पूर्ण चंद्र पर सूर्य की रोशनी पड़ता है, इसलिए ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है चंद्र ग्रहण दोस्तों। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है कि, कारण इसमें क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जब एक कॉम्पैक्ट डिश सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। यानी कि जब आप एक सीडी या डीवीडी प्लेयर का कैसेट लेंगे दोस्तों और उसमें सूर्य की रोशनी को जब आप देखेंगे तो आपको 7 रंगों में वह दिखाई पड़ेगा। यह किसके कारण होता है? तो ये परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना दोनों होता है इसमें दोस्तों। ठीक है, परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरी बर्तन में हवाई डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होता है? इस तरह की जो घटना दिखाई पड़ता है दोस्तों, यह किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये अपवर्तन के कारण। जब आप पानी में या फिर एक कांच का गिलास ले लीजिए दोस्तों और उसमें एक अपना पेन को डाल दीजिए और जब देखिएगा जहाँ पे पानी का लेयर ख़त्म होता है तो उस जगह से जब गिलास से बाहर देखिएगा शीशा के गिलास में, तो आपको लगेगा कि उस जगह पेन टूट गया है, क्योंकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो ये क्यों दिखता है ऐसा दोस्तों? तो अपवर्तन के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। अगर 60 डिग्री का कोण वह बना रहा है तो उसका परावर्तन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो भी 60 डिग्री का होगा। यानी कि परावर्तन कोण जो होता है आपस में बराबर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप हमेशा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर प्रकाश का अपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन कोण के बाद कोण 30 डिग्री है तो मध्यम का अपवर्तनीय सूचक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3.0 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। अगर किसी थीटा डिग्री पर किसी दर्पण को जब घुमाते हैं तो इसका परावर्तित जो किरण होगा वह क्या होगा दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 थीटा।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है। ठीक है, पहले हीरे में जाएगा और फिर कांच में जाएगा, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा जो है वह उदाहरण है दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है मृग तृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, इंद्रधनुष खाली जगह के कारण बनता है। इंद्रधनुष जो है किसके कारण बनता है दोस्तों? तो इंद्रधनुष जो है आपका परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों प्रकार की घटनाएं होती है, तब जाके आपका इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का फैलना जो है यह किसके कारण फैलता है दोस्तों? तो धूल कण के कारण प्रकाश जो है वो विसरण करता है वायुमंडल में। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है बहुत कम होता है, इसलिए इसे दूर से देखने में आसानी होती है, क्योंकि इस रंग का जो है प्रकीर्णन बहुत कम होता है, फैलता बहुत कम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है? तो समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों दोस्तों? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है? आकाश का परावर्तन और जल का जो कण है दोस्तों वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसलिए समुद्र जो है आपको नीला दिखाई देता है। अस्त होते हुए समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जब सूरज डूबने लगता है तो लाल दिखाई पड़ता है? तो ये भी आपकी घटना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर कार में पश्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि गाड़ी में जो है पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण आपका लगाया जाता है? तो उत्तल दर्पण आपका लगाया जाता है दोस्तों। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेने वाला दर्पण कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में, उत्तल दर्पण गाड़ी के पीछे के भाग को देखने में, और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है दोस्तों वो उसमें जो शीशा होता है वह अवतल दर्पण का होता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव के रेटिना जो आँख है दोस्तों उस रेटिना पर बोल रहा है कि किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है और वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है लेकिन कि उल्टा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? अगर कोई व्यक्ति 1.5 मीटर का है और उसको जो है दर्पण में अपना पूरा फिगर देखना है तो वह दर्पण कितना मीटर का होना चाहिए? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 0.75 मीटर का होना चाहिए। यानी कि इस तरह का अगर आप इसी को याद रखिएगा दोस्तों तो वहाँ पे आपको हो सकता है मान जो है ये थोड़ा सा आगे पीछे मिले, तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आप आसानी से वहाँ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। इसमें बना हुआ प्रतिबिंब की संख्या जो होगा दोस्तों वह अनंत होगा। पानी में हवा का बुलबुला
वैसा ही काम करेगा जैसा करता है। जैसा कौन सा दर्पण काम करता है दोस्तों, वैसा ही पानी में जो है हवा का बुलबुला आपका सेम उसी तरह का काम करेगा। तो ये अवतल लेंस की तरह काम करता है दोस्तों, दर्पण नहीं, लेंस। ठीक है, याद रखिएगा आप, लेंस दोस्तों, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह आपका अवतल लेंस की तरह काम करता है, ना कि दर्पण। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है दोस्तों, उसमें जो पावर होता है वह कितना पावर होता है, तो उसमें 0 डायोप्टर पावर होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी होगा, तो इसका फोकस दूरी जो है वह क्या होगा दोस्तों, 50 डेसिमल। ठीक है, 50 डेसिमल इसका फोकस दूरी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह खाली जगह क्या करता है, परावर्तित नहीं करता है। ठीक है, परावर्तित नहीं करेगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। जब लाल कांच है उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो गर्म करने के बाद उसका कलर जो है दोस्तों हरा हो जाएगा। ठीक है, लाल का कलर हरा में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है। प्रकाश का रंग जो है कहाँ पर जो है आपका निश्चित किया जा सकता है, तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग जो है कैसे बता सकते हैं हम, तो जिस कलर का जितना तरंग दैर्घ्य होता है उस हिसाब से उसका कलर होता है। 3 रंग मूल रंग होते हैं, 3 कलर जो है वो मूल रंग होता है दोस्तों, जो कि आपका जो टीवी होता था कलर टीवी, उसमें कलर टीवी में यही 3 प्राथमिक रंग है, या प्राइमरी रंग आपको बोलेंगे, प्राइमरी कलर। तो यही प्राइमरी कलर 3 रंग को उसमें डाला जाता है दोस्तों, और ये 3 रंग आपका है नीला, हरा और लाल। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, नीला, हरा और लाल, ये आपका 3 प्राइमरी कलर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश है दोस्तों वह कौन सा प्रकाश होता है, तो आपका जो है ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, तो बैंगनी। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य प्रकाश किसका होता है, तो बैंगनी का होता है, और सबसे ज़्यादा जो फैलता है यही बैंगनी प्रकाश रंग सबसे ज़्यादा इसका तरंग दैर्घ्य फैलता है। जब प्रकाश के लाल या हरा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग होगा, यानी कि ये 3 रंगों को आपस में अगर मिला दिया जाता है दोस्तों तो इसका क्या होगा, सफ़ेद कलर बन जाएगा। ठीक है, कैमरे में किसी प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। कैमरे में बोलता है कि किस प्रकार का लेंस जो है वह उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कैमरा में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइरिस का क्या काम होता है। आइरिस जो है वह आँख में पाया जाता है दोस्तों, तो इसका क्या काम होता है, तो आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को जो है ये नियंत्रित करता है, यानी कि आँख के ऊपरी भाग जो आँख को ढकता है दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति है उसके चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसके चश्मे में आपका जो है अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि निवारक के लिए कौन सा लेंस काम में आता है। अगर किसी को दूरदृष्टि है तो इसमें कौन सा लेंस काम में आएगा, तो उत्तल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर में उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का जो आविष्कार किया था दोस्तों वह किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार आपका गैलीलियो ने किया था। कूलाम्ब इकाई है, कूलाम्ब जो है वह विद्युत आवेश का इकाई आपका कूलाम्ब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके खाली जगह होगा, तो क्या होगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी भी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश होता है
वह बाहरी भाग में यानी कि बाहरी पृष्ठ पर होता है दोस्तों। वस्तुओं का आवेशन किसी स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वस्तु का जो स्थानांतरण होता है वह इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि असमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करना है आपको दोस्तों कि कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ठीक है, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे और एक सही जगह पे ले जाके गाड़ी को खड़ा करेंगे। ठीक है, गाड़ी को जहां तहां खड़ा नहीं करेंगे, एक सुरक्षित जगह पे खड़ा करेंगे गाड़ी को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है यह कौन सा नियम को दर्शाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये पूरा नियम आपको लिख दिया तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कूलाम का नियम है। ठीक है, याद रखिएगा ये कूलाम का नियम है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन वस्तुओं के बीच में जो है वह क्या होता है दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विभवांतर को जो है उसके बीच में क्या होता है, तो विभवांतर होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है दोस्तों। अति चालकता का लक्षण है, अति चालकता का जो है लक्षण वो क्या है दोस्तों, तो उच्च पारगम्यता। ठीक है, उच्च पारगम्यता अति चालकता का लक्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि अधातु जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन कि एक अपवाद है दोस्तों आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है इसमें जो है आपका ये अधातु है, लेकिन कि इसमें जो है आपका विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये एक अपवाद है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्यों तांबा का मुख्य रूप से विद्युत का चालन में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह सस्ता होता है दोस्तों। ठीक है, आपस में जुड़ी दो आवेश वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होते हैं, यदि वे क्या होते हैं दोस्तों, तो यदि वे समान विभव के अगर होते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को डीसी में दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो एसी को डीसी में बदलता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो उसे रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, एसी से डीसी में बदलना रेक्टिफायर का काम होता है दोस्तों, और एसी से एसी में बदलना ये जो है ट्रांसफार्मर का काम होता है। ठीक, तो आज के क्लास में ये आपका अंतिम प्रश्न था दोस्तों, और एक वीडियो आपका आएगा इसी तरह का मैराथन क्लास का, उसमें आपका जो है पूरा फिजिक्स का जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण थे दोस्तों, सारे प्रश्नों को हम 2 वीडियो में आपको कवर कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको निरंतर मिलता रहे। और आपको बता दें दोस्तों कि जो CDPO की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो ये जो है जितना भी वीडियो हम साइंस का दिए दोस्तों, अभी तो 2 वीडियो दे चुके हैं, ये तीसरा वीडियो होगा, और फिर आपको और भी वीडियो दिया जाएगा दोस्तों। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका जो वेटेज है CDPO का, सबसे ज़्यादा साइंस का वेटेज रहने वाला है पेपर 2 में दोस्तों। तो आप जो है इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं,
इसलिए आप अपना तैयारी को थोड़ा सा स्पीड करें। और आपको इसमें फुल जो है CDPO का फुल कोर्स लगभग आपका यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों। मेरे चैनल से आपको पूरा कोर्स का तैयारी जो है कराया जाएगा। तो आप चैनल में सब्सक्राइब करके चैनल में बने हुए रहें दोस्तों, आपको वीडियो निरंतर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।